कुछ पाने की चाहत में कुछ खोने चला हूँ, कुछ पाने की चाहत में कुछ खोने चला हूँ, नहीं जानता हूँ किस ओर बहने चला हूँ। हर मोड़ पे कुछ खो देता हूँ, हर चौराहे पे किसी एक को चुना पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है। वर्चुअल लिटरेचर फेस्ट के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं शंभू शिखर सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल लिटरेचर फेस्ट में। नमस्कार आयुष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सर कवि हैं और आपका लिटरेचर से बहुत गहरा संबंध है। मैं अपनी शुरुआत करूंगा अपने सवाल से कि कितना प्यार है आपको किताबों से, और किताबों से प्यार जो है आपका वो कैसे हुआ? किस तरीके से किताबों से लगाव बढ़ा और कब आपने ये सोचा कि आप कवि बनने की ओर आगे बढ़ेंगे? जी, देखिए, इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी ये है कि जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे स्कूल में एक कवि सम्मेलन हुआ और मुझे कवियों को सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं एक कवि के पास जब ऑटोग्राफ लेने पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि ये कविताएं आप लिखते कैसे हैं। मुझे उससे पहले कुछ शेरो शायरी याद थी, लेकिन वो सारी की सारी किसी और की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपनी लिखनी पड़ती है। जैसे हम कबीरदास के दोहे या फिर रामचरितमानस की चौपाइयां याद कर लेते हैं, मुझे ऐसे ही लगता था। कविताएं को लिखता है ऐसा नाम तो पढ़ा था, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का, तो ये सब चीजें पता थी, दिनकर जी का, लेकिन इसको लिख ये लोग कौन है, किस दुनिया के लोग हैं, ये मालूम नहीं था। तो उन्होंने मुझसे कहा, पहली चीज ये कही कि आपको लिखने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। जब आप 1000 कविताएं पढ़ लोगे तो एक अच्छी कविता आप लिख पाओगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे सजेस्ट करिए कुछ बुक्स। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बुक्स सजेस्ट की, जिसमें से दिनकर जी की रश्मि रथी मैंने तभी ली थी, मधुशाला, ये सब बहुत फेमस किताबें हैं जो अक्सर ही बच्चे ले लेते हैं, भले उनको पढ़ना ना हो लेकिन वो ले लेते हैं। एक जो भी थोड़ा बहुत लिटरेचर से, साहित्य से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। तो मैंने ऐसी बहुत सारी किताबें ली, मीर तकी मीर की गजल ली, चीजें लेकर के, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। और पढ़ते पढ़ते फिर पता नहीं कब मैं लिखने लग गया, और 12th तक आते आते मैं एक मजा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कवि बन गया था जिसमें कविताएं लिखता था। लेकिन अभी भी आपने कहा कि मुझे कितना प्यार है, तो मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में मेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी, बल्कि मैं आपसे आज मिला हूं, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान IIT BHU, ये पूरी दुनिया में नाम है, जिसका एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का ड्रीम रहता है कि वो वहां तक पहुंचे। तो अगर वहां पे आकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके एक फेस्टिवल का मैं हिस्सा हूँ, साहित्य संगोष्ठी का मैं हिस्सा हूँ, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए एक्चुअली आदमी को जितनी मेहनत करनी चाहिए, अभी भी मेरे पास लगभग, मैंने अभी पिछले हफ्ते काउंटिंग खत्म की थी, तो 2800 किताबें हैं मेरे पास, जो कविताओं की, साहित्य की, कहानियों की भरी पड़ी है, विदेशी कहानियों की। तो इनसे प्यार मुझे इसलिए है कि मेरे पास जो कुछ भी है, मैं भले ही हास्य में कविताएं लिखता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ इसी विधा की देन है, इसी की देन है। और आपको पता है कि आपको जिस चीज से सब कुछ मिलता है, उससे आप कितना प्यार करते हैं। सर, आपने बोला है कि किताबें जो जमा की हैं आपने वो 2800 किताबें हैं। क्या वो अभी भी आपके पास में और रखी हैं आपके घर में? जी, मैंने अपने घर, देखिए, जब मैं घर ले रहा था अपने लिए, हाँ। तो घर लेते हुए दिमाग में एक चीज हमेशा से थी कि एक कमरा तो ऐसा होगा जिसमें सिर्फ किताबें होंगी, शोकेस लगे रहेंगे, उसमें अलग अलग हिसाब से, बिल्कुल ऊपर नीचे किताब। तो मुझे मेरे रहने के लिए आ, एक कमरा एक कमरा मुझे किताबों के लिए चाहिए, तो कम से कम मेरे पास 2 BHK फ्लैट तो होना चाहिए। फिर दिमाग में आया कि कोई गेस्ट आएगा, कुछ होगा, तो फिर 3 BHK। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अपनी किताबों को मैं कहीं पर भी पटक दूंगा, कहीं रख दूंगा। बाकायदा मेरे पास एक मेरा कमरा है जो कि मेरी पूरी तरह से लाइब्रेरी है, और जब भी कभी मन होता है कुछ भी निकालता हूँ उसमें से, और रेंडमली जो पढ़ चुका हूँ उनको फिर से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। सर, आप ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में
पार्टिसिपेंट रहे हैं, विनिंग लिस्ट तक पहुंचे हैं, वहां तक का सफर कितना टफ था, कितना स्ट्रगल पूर्ण था। और क्योंकि आप बिहार से हैं और पहले कभी हैं जो वहां तक पहुंचे हैं, तो कितना संघर्षपूर्ण था और क्या कितनी मेहनत की थी आपने वहां तक पहुंचने के लिए? देखिए, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसको मैं आपको बताऊं कि संघर्ष तो वहां तक पहुंचने में नहीं था। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप मान के चलिए कि आपको BHU से चलकर और गंगा घाट तक जाना है, तो रास्ते में जितने नीम के पेड़, जामुन के पेड़, वो तो आएंगे ही, वो तो मिलेंगे ही आपको। आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस जगह रुकना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अंत तक पहुंचना चाहते हैं या आप पीपल के पेड़ के छांव तक सुस्ताना चाहते हैं। तो मेरे लिए देखिए, कोई भी मंच छोटा बड़ा नहीं होता, बस वो मेरे लिए एक मंच होता है। वो एक मंच, ऐसा मंच जहां पर मैं अपनी प्रस्तुति दे सकता हूं। और जैसा आपने कहा कि मैं बिहार से पहला कभी वहां पे पहुंचा था, बिल्कुल सही बात है। बल्कि आज की तारीख में भी बिहार के चुनिंदा लोग होंगे, शायद मेरी नजर में तो नहीं है, जो अंतरराष्ट्रीय फलक पर हिंदी साहित्य को बिहार की तरफ से रिप्रेजेंट करते हों। इस बार भी मैं देश के सबसे बड़े कवि सम्मेलन, जो जिसे गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन, लाल किला कवि सम्मेलन के नाम से जानते हैं, तो बिहार, हर राज्य का उसमें प्रतिनिधित्व होता है, हर स्टेट का जो हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो मैं बिहार की तरफ से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था। तो मेरे लिए दो चीजें हैं। एक चीज ये कि मैं अपने स्टेट को प्रेजेंट कर रहा हूं, और उससे बड़ी बात कि मैं अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति दे पा रहा हूं। और अगर आप अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति देते हैं तो हर मंच आपके लिए बड़ा होता है। तो ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज एक पड़ाव रहा जीवन का, अच्छा पड़ाव रहा, सुखद पड़ाव रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला उससे, लेकिन वो मंजिल कभी भी नहीं थी। और आपको पता है, मंजिल तो अभी भी नहीं पता क्या है। सर, आप उसके बाद सब टीवी में वाह वाह क्या बात पे भी आए थे और उसमें आपने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं। पुरस्कार का आपके जीवन में कितना महत्व है? जी, और आप क्योंकि हादसे से जुड़े हैं, लोगों को हंसाते हैं, आपके जीवन में किस तरीके की हंसी तरीके का जीवन है आपका और किस तरीके से दिनचर्या होती है आपकी? दिनचर्या, यस, ये तो मैं आपको बताऊंगा। पहले चीज, पुरस्कार की अगर हम बात करें, मैंने जब फोर्थ या फिफ्थ में था, मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं फोर्थ में था या फिफ्थ में, तो हमारे स्कूल में जब असेंबली हुई थी, रोजी होती थी, तो एक दिन खास ये था कि कुछ बच्चों को छोटे छोटे मेडल मिले थे। और क्यों मिले थे? क्योंकि उन्होंने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया था, तो उनको मेडल मिले थे। उनका मेडल को देख करके मेरे मन में कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, जबकि मुझे नहीं पता था कि उसके लिए मुझे एनसीसी ज्वाइन करना था या कुछ कंपटीशन थे वहां पे, उसमें विन करना था। तो ये सब नहीं पता था, मुझे क्यों नहीं मिला। तो मेरे मन में पहली इच्छा तभी जगी थी कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, शील्ड मिलना चाहिए, मेडल मिलना चाहिए। बहुत टाइम लगा इसमें आने तक, लेकिन पुरस्कारों का महत्व तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुरस्कार दरअसल आपको प्रोत्साहन देते हैं। और जो पुरस्कार आपको मिलता है, उस पुरस्कार के साथ में आप अपने आप को ज्यादा, ये समझिए कि गंभीर और उस दिशा में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं कि इस पुरस्कार की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। तो पुरस्कार मिलना बहुत गर्व की बात होती है हर बार, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। और मुझे बहुत खुशी होती है कुछ भी पुरस्कार मिलता है तो, क्योंकि यह प्रोत्साहन है। और क्योंकि पैसे कमाए, बहुत कमाए, मतलब ये पब्लिक उसमें कहना ठीक है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जैसा एक लड़का जो बहुत ही बीपीएल फैमिली से भी, लोअर बीपीएल फैमिली जिसे कहते हैं, बिल्कुल ही निचले परिवार से, जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं परिवार में, माता पिता किसान थे, और किसान भी कोई बहुत ज्यादा खेत नहीं, दूसरों के खेतों में काम करते थे। तो ऐसे में मेरे लिए, मैं सोचता था आयुष की, अगर मुझे ग्रेजुएशन के बाद 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए तो मैं अपने पूरे परिवार का सारा स्ट्रक्चर बदल दूंगा, बहुत सारी खुशियां जुटा लूंगा, बहुत सारी चीजें कर लूंगा। मेरे पिताजी को काम पे नहीं जाना पड़ेगा, माताजी को नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल उल्टा है।
बहुत पैसे कमा लिए मैंने, बहुत बड़ा फ्लैट ले लिया दिल्ली में, 2-2 फ्लैट ले लिए, बड़ी गाड़ी ले ली, 2 गाड़ी ले ली, गांव में भी अपने घर को बहुत अच्छा बना लिया, आलीशान बना लिया, और बहुत सारे डोनेशंस वगैरह भी, जहां पर भी मुझे लगता है, मैं ऐसे रेंडमली तो नहीं, लेकिन जहां मुझे लगता है वहां पर अपनी तरफ से लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन छोटे से छोटा पुरस्कार भी मुझे बहुत खुशी देता है, क्योंकि पैसे तो खत्म हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन पुरस्कार आपकी धरोहर होती है। तो और मेरा जो दिनचर्या है वो बहुत ही लाजवाब है। मैं अक्सर सुबह देर से उठता हूँ, क्योंकि रात को कुछ पढ़कर सोना एक पुरानी आदत है। रात को अगर मैं कवि सम्मेलन खत्म करके 1 बजे घर आया, 2 बजे घर आया, तो आप ये समझिए कि किताबें जो है वो मेरे लिए स्लीपिंग पिल का काम करती है। अगर मैं किताब ना पढूं तो मुझे नींद नहीं आती। तो चाहे मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूं, अब ऐसा नहीं कि किताब उल्टा एक पन्ना पढ़ा और नींद आ गई, एक चैप्टर चाहे मैं कंप्लीट करूं, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूं। और कई बार इंटरेस्टिंग लगती है तो 2-2 3-3 घंटे तो सोने का कोई टाइम नहीं, इसलिए उठने का कोई टाइम नहीं, लेकिन उठते ही सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि थोड़ा वॉक करके आता हूँ, और अपनी किताबों को जो रात में पढ़ा होता है उसको बुक मार्कर लगा करके फिर से वापस रखता हूँ कि जब अगली बार उसे पढ़ना शुरू करूंगा तो वहां से पढ़ना शुरू करूंगा। फिर उसके बाद अपने लिए अच्छा सा खाना बनाता हूँ। मैं अकेले ही रहता हूँ दिल्ली में, तो अपने लिए अच्छा सा खाना बनाता हूँ। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। बहुत सारी मैंने कुकिंग की भी किताबें हैं मेरे पास। तो मैंने साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, आजकल हालांकि चाइना का बड़ा विरोध चल रहा है, बट खाना तो खा सकते हैं, चाइनीज, फिर उसके बाद इटालियन, ये सब मैं घर में बनाता हूँ। और किसी दिन मौका लगे तो आप मेरा किचन देखेंगे तो शायद कोई ऐसा मसाला दुनिया का हो जो मेरी किचन में आपको ना मिले, क्योंकि मैं सब बनाता हूँ। फिर उसके बाद अपने आप को एक्चुअली अपने आप को ट्रीट देता हूँ, मैं अपने आप को पार्टी देता हूँ। अपने आप को मैं एक तरह से तरोताजा रखता हूँ खाप करके। अपने लिए मुझे अच्छा पहनने का बहुत शौक है और घूमने का बहुत शौक है। तो कवि सम्मेलनों में घूमना तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे फोटोग्राफी बहुत अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी फोटोग्राफी करते हैं वो उस पिक्चर को कैद कर लेते हैं, जबकि उसको आंखों में समाया हुआ होना चाहिए। आप उसको जी लें, बस जो उस समय पर है उसको बस आप जी लें, उसके साथ में अपने आप को कॉलिब्रेट कर लें, उसके साथ पंजीकृत हो जाएं। तो मुझे फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर लेता हूं मैं। मेरे कई फोटोज खींचे हुए मेरे दोस्तों ने अपने फेसबुक के प्रोफाइल बना रखी है, लेकिन मुझे खुद पसंद नहीं है। मुझे उस चीज को देखना बहुत पसंद है और डेली 1 घंटा ध्यान करना। मैंने मेडिटेशन की भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, और इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं, जो चीज बहुत अपडेट नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है, बहुत कम लोगों को, मेरे दोस्तों को पता है, मेरे परिवार को, और शायद 1-2 लोगों को, और आज आपके माध्यम से कई लोगों को पता चलेगा। ये मेरी पीएचडी भी मेडिटेशन में मैंने कंप्लीट की, भारतीय और जापानी ध्यान पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन। तो मैंने इस पर अपनी पीएचडी कंप्लीट की। तो बस यही सब है, और जीवन चलने का नाम है, चलते रहिए। सर, अभी अभी आपने बताया कि आपने जो पीएचडी है वो मेडिटेशन में की है, और वो भी भारत और जापान के कंपैरिजन में। क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज के छात्र रहे हैं, और पीएचडी जो आपने किया है, इसके पीछे कौन प्रेरणा स्रोत है, और आपके पहले प्रेरणा कवि कौन से हैं जिसने आपको मोहित किया और आपको उस दुनिया में इस देखिए, कवि के रूप में अगर बात करें तो दिनकर जी मेरी प्रेरणा है। प्रेरणा इसलिए है क्योंकि उनकी एक एक लाइन मुझे ऐसा लगता है जीवन का दर्शन है। हालांकि बाबा तुलसी को भी मैंने बहुत पढ़ा, और अमृतलाल नागर जी को मैंने बहुत पढ़ा, बल्कि मुझे पढ़ने की लत लगाने वाले अमृतलाल नागर जी ही थे। उनकी किताबें मैंने खूब पढ़ी। आपको कभी मौका लगे तो आप मानस, जिसमें तुलसीदास जी की जीवनी है, उसको पढ़िएगा। फिर खंजन नयन, इसमें सूरदास जी की जीवनी है। नाचियो बहुत गोपाल, ये बहुत अद्भुत अद्भुत किताबें हैं उनकी। तो मुझे पढ़ने की लत तो बेसिकली अमृतलाल नागर जी ने लगवाई। बहुत मोटी मोटी किताबें हैं ये, लेकिन पता नहीं क्या उनकी भाषा में फ्लो है कि मैं पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया।
फिर उसके बाद आचार्य चतुर्सेन, उनको मैंने जब पढ़ना शुरू किया, उनका सोमनाथ, वयम रक्षामि, धर्मो रक्षति, सोना और खून, गोला, मतलब इतनी सारी चीजें हैं उनकी कि बस। और फिर विदेशी राइटरों में काउलो पौलो, आपने पढ़ा होगा उनका, बहुत ही सारी कहानियां, और उनकी खासकर अल्केमिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक अल्केमिस्ट। मैं सभी से सजेस्ट करूंगा कि जीवन में कभी निराश हो, लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, तो आप एक बार रेलवे स्टेशन पर जाइए, अल्केमिस्ट खरीद कर लाइए और पढ़िए। अगर वहां से नहीं मिलती, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। अद्भुत किताब है अल्केमिस्ट। तो मैंने बहुत सारी चीजें, मैक्सिम गोर्की की बहुत सारी कहानियां मैंने पढ़ी। तो ये सब चीजें दरअसल कवि के रूप में बात करें तो दिनकर जी मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनके एक एक लाइन में जीवन का दर्शन छुपा हुआ है। बस उसको आप समझ लीजिए। जैसे उनकी एक पंक्ति है, आपने खूब सुनी होगी, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये अपने जीवन में ढाला मैंने। जब भी कभी ऐसा लगा कि मैं कुछ, क्योंकि मैं भी इंसान हूं बिल्कुल जैसे आप हैं, बाकी हमारे सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी देख रहे होंगे, हम सब एक ह्यूमन बीइंग है। तो गलतियां करना और एक आदत तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी फितरत में होता है कि हम गलती करके ही सीखते हैं, अनुभव से बहुत कम सीखते हैं। और क्योंकि हमारे भीतर बहुत सारे रस भरे हुए हैं, 9 के 9 रस किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रकट होते रहते हैं। एक ही समय में हम कई रस में जी रहे होते हैं, प्रेम में भी उसी समय जी रहे होते हैं, तो कभी क्रोध भी आ रहा होता है, किसी रस की प्रधानता होती है, दिन में हर बार वो रस घूम घूम के सामने आ रहा होता है। तो गलतियां भी करते हैं, बाद में उसमें पछताते भी हैं। लेकिन जब भी कभी मेरे जीवन में कोई ऐसा लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ किसी चीज को, मुझे जितना नहीं खींचना चाहिए उससे ज्यादा सोच रहा हूँ, तो फिर मैं वहां पर अपने आप को रोकता हूँ और कहता हूँ नहीं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक तरह से आप शांत रहो, स्थिर रहो। क्योंकि मैंने, देखिए, एक चीज आपको और बताऊं, मैं, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। अब मित्र और नारी, अगर कोई नारी इसको सुन रही है तो वो उसे साथी समझ सकती है। धीरज धर्म मित्र और साथी, जो आपके साथ है, जिसके प्रति आप कमिटेड हैं, जिसको लेकर के आपकी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और उससे जुड़ा हुआ अपने आप को पाते हैं। तो धीरज धर्म मित्र और नारी। अब मित्र और नारी, ये दो चीजें ऐसी है जो आपसे बाहर है, उसकी एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी एक अलग अस्तित्व है, उसका एक अलग पहचान है। लेकिन धीरज और धर्म, ये आपके भीतर है, आप में समाहित है, इसकी कोई पहचान नहीं है, इसकी पहचान आप खुद हो। धीरज की पहचान आप हो, धर्म की पहचान आप हो। धर्म से अर्थ यहाँ पे वो पूजा पाठी कर्मकांडी नहीं लीजिएगा, क्योंकि धर्म का अर्थ होता है कि जिस समय पर आपको जो काम करने योग्य है, उसी काम को आप प्रधानता दे रहे हैं। मसलन मुझे यहाँ से बाजार सब्जी लेने जा रहा हूँ और रास्ते में मैंने देखा कि किसी को चोट लग गई है, तो मैं उसको देख करके भाग ना जाऊं, मेरा धर्म बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। तो धीरज धर्म, ये दो चीजें आपके भीतर है, उस पर 100% आपका कंट्रोल है, उसको आप बनाए रखिए, बचाए रखिए। क्योंकि मित्र और नारी अगर कुछ करते हैं गलत, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी उनके पास एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन धीरज और धर्म को लेकर के आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। तो बस ऐसे ही आती जाती रहती है। अभी आपने बोला कि आपके जीवन में आप जो है बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं और आपका जीवन किताबों से भरा पड़ा है, आपको खाना बनाना बहुत पसंद है और आप लोगों को हंसाते रहते हैं। आप एक कविता को लिखने के लिए कितना समय लगता है और उसको हास्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए, उसको उस रूप में ढालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? बस इतना ही। बस इतना ही? बस हो गया। एक पूछेंगे कि आपको ऑपरेशन करने में कितना टाइम लगता है, हाँ। इट डिपेंड कि ऑपरेशन कर रहे हैं।
अगर वो फुंसी निकाल रहे हैं, आप जाएंगे, वो दबाएंगे, फुंसी निकाल देंगे, उसका पस बाहर निकालेंगे, टेप लगा देंगे, आपको घर भेज देंगे, हो गया। है कि आप क्या लिख रहे हैं, किस चीज पर लिख रहे हैं। अगर हम आजकल के लेखन, जिसे समसामयिक लेखन कहते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर लिख रहे हैं, तो बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपके सामने सारी चीजें होती है, सब कुछ आपको पता होता है, और आप इतने दिनों से लगातार लिख रहे होते हैं, तो आपके पास, आपको व्याकरण की भी जानकारी होती है, आपको छंदों का भी नॉलेज होता है, मात्राओं का भी आप पता ही रहता है, सब दिमाग में बैठ जाता है। तो लेकिन अगर आपको किसी ऐतिहासिक पात्र के ऊपर लिखना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष पर लिखना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपको किसी परिस्थिति विशेष पर लिखना है तो भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस विषय पर कितना समय लग सकता है। लेकिन दरअसल कविताएं एक तरह से अफीम का नशा है, बस एक बार अगर आपके ऊपर चढ़ जाए तो आप इससे दूर नहीं हो सकते, और आपको एक अच्छी लिखी हुई कविता घंटों महकाती रहती है, तो वो भीतर से खुशबू आती रहती है। और मैं हास्य का कवि हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो होता है आप दुनिया को वही देते हो। दरअसल आयुष क्या है कि बाहर की दुनिया में कहीं परेशानी नहीं है। अगर बाहर की दुनिया में हम परेशान हैं, इसका मतलब है कि परेशानी कहीं हमारे भीतर है। उस भीतर से अगर आप शांत है तो कई बार परेशानी होती है, लेकिन आप उसको बहुत आसानी से सुलझा लेते हैं या फिर उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। हम अक्सर ही परेशान होते हैं भीतर और बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं। इतने दिन के ध्यान ने मुझे कम से कम बाहर की परेशानियों से बचा लिया, क्योंकि भीतर से, बाहर बहुत दौड़ धूप है, भीतर बहुत स्थिरता है। कहीं जाने की जल्दी नहीं है, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, जहां है जैसे हैं अपने आप में परिपूर्ण है। तो भीतर मेरे हास्य भरा पड़ा है, हर चीज में मुझे हंसी आती रहती है, हर चीज में। तो जैसे कई बार खाना ही मैं आपको ये बताऊं, मैं कई बार खाना बना रहा होता हूँ और मुझे हर चीज की ना रेसिपी होती है कि पहले आपको हल्दी डालनी है या पहले आपको मिर्च डालनी है। मतलब देखिए, मैं कविता सुन की बात करते करते खाने की बात पे आ गया। दरअसल खाने का ना एक अपना स्वाद होता है, टेस्ट होता है। अगर आप सब्जी बना रहे हैं, मैं मतलब बता दूं आप लोगों को, तो आपको लगे कि मैं कितना निपुण हूं इस कला में। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो प्याज अगर आपने सब्जी के लिए लंबे लंबे काटे हैं तो सब्जी का स्वाद अलग आएगा, और अगर बारीक काटे हैं तो स्वाद अलग आएगा। अगर आपने 3 तरह के मसाले हम यूज करते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, बेसिकली अगर आपने पहले धनिया पाउडर डाल दिया तो स्वाद अलग आएगा, लेकिन अगर आपने पहले हल्दी पाउडर डाला तो स्वाद अलग आएगा। हर चीज का अलग अलग स्वाद है। तो एक्चुअली ये बहुत, मतलब देखिए, एक्चुअली हमें माँ के हाथ का खाना सबको पसंद है। जानते हैं क्यों? एक शादीशुदा महिला जब किचन में रोटी बेलती है तो उसके हाथों में जो उसने चूड़ी कंगन पहन रखा होता है, उसकी छनछनाहट भी उस चूड़ियों में शामिल होती, उस आवाज में शामिल होती है, और रोटियों की, जो रोटियां बन रही होती है उसको ऑब्जर्व करती है। आप तो आईआईटी से जुड़े हैं, देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े संस्थान से हैं, थ्योरी ऑफ इंटेंशन, आप इस बात को जानते होंगे, E=mc², ये सारी दुनिया ऊर्जा का घनीभूतीकरण है और कुछ भी नहीं है। आप और मैं जैसे हैं वो ऊर्जा का घनीभूतीकरण है और कुछ नहीं है। सारी ऊर्जा मिला करके हमारे जैसी बन गई है, और हर जगह अलग तरह से रिएक्ट करती है। तो जब निश्चित तौर से वो आटे के अंदर भी गॉड पार्टिकल होगा, और हम जो बना भी होगा, वाइब्रेशन की भी हम बातें, हम खाना बना रहे होते हैं तो कुकर में हम कितने फ्लेम में बनाते हैं, तो खाना कितने फ्लेम में पकता है, उस पर भी टेस्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कहीं वो जल तो नहीं रहा। एक खाने को ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा कि मैं जल रहा हूं, मुझे ज्यादा हीट मिल गया है। एक लौकी को, एक भिंडी को ऐसा लगने लगा कि मुझे जलाया जा रहा है, वो कैसे अच्छा स्वाद देगा। तो भीतर जो आपके होता है, बाहर परोसते हो, तो मैं हाथ से मेरे भीतर भरा पड़ा है, तो हंसी आती रहती है हर चीज पर। ये दुनिया एक चुटकुला है,
इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बस इतना ही टाइम लगता है जितनी देर आपको बोलने में लगा।